बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली में तकरीर की और इस तकरीर ने ना सिर्फ तकरीर सुनने वालों बल्कि उनके मुखालफीन भी इस जो है अश अश कर उठे और इसकी हमायत में बोल उठे। खान साहब की ये तकरीर पॉलिसी स्टेटमेंट भी थी, अपोजिशन को दावत भी थी और इसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी भी कर रही थी। खान साहब ने खुले आम कहा कि अब जो है वो पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ खान साहब ने यह भी कहा कि वो अपोजिशन को दावत देते हैं कि वो आएँ, बैठें और इंतखाबी इस्लाहात में पार्टिसिपेट करें। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम ला रहे हैं, आपको कोई इतराज़ है तो आप अपनी ऑप्शन जो है हमारे सामने रख दें, हम इसको देखेंगे। खान साहब की जब तकरीर कर रहे थे तो मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली ने उठकर नारे लगाए, ऐवान गूंज उठा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से, क्योंकि खान साहब ने जो अफ़गान पॉलिसी पे बयान दिया है उसको बड़ा सराहा गया है कौमी असम्बली में। खान साहब ने कहा है अमेरिका को कि वी आर पार्टनर इन पीस नॉट पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्टेटमेंट है जिसमें बयान जाहिर करता है ये हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है कि हम अफ़गानिस्तान के मामले में जो उनकी अवाम की उमंगें हैं उसके साथ खड़े हैं, ना कि किसी मुल्क के साथ जो कि गैर मुल्की जंग जो मुसल्लत करना चाहता है पाकिस्तान उसमें ड्रैग नहीं होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात खान साहब ने की वो सोशल फैब्रिकेशन के हवाले से कि वो उस पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं और निचले तबके को उठा के वो ऊपर लाना चाह रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि बजट का बड़ा हिस्सा हमने लोगों के लिए रखा है। साथ उन्होंने अपील भी की कि लोग टैक्स दें, लोगों की जानिब से टैक्स नहीं दिया जा रहा। 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 22 लाख अफराद टैक्स देते हैं, तो इस टैक्स नेट को बढ़ाना हमारा काम है। FBR के हवाले से उन्होंने कहा कि बड़ी तब्दीलियां मैं लाऊंगा। खान साहब की इस तकरीर में मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सम अप्स कर दिया है कि जो इंटरनेशनल इशू पे पाकिस्तान की पोजीशन है उसमें क्या क्लैरिटी है। इसके साथ जो नेशनल इश्यूज आ रहे हैं, बजट के हवाले से जो डिबेट हो रही थी, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सम अप किया। मैं ये खुद से नहीं कह रहा कि ये मेरे खुद के कलमात नहीं हैं कि बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तकरीर कर दी। आपको अनबायस्ड और जो ओपोजिशन अरकान उनके एवन नाकिदीन जमीयत उलमा इस्लाम की अगर बात की जाए तो मौलाना जमालुद्दीन साहब हैं। जमीयत उलमा इस्लाम एक बहुत हार्ड स्टांस रखती है खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने अपने इजहार ख्याल किया असम्बली से बाहर निकलते हुए, वो आपको सुनवाते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि खान साहब की स्पीच कैसी रही। भी जाता था, इसलिए जब कोई गैरत वाली बात करता है तो हर किसी को मजा भी होता है। जो हुकूमत के हुक्मरान गैरत की बात करता है, सारे अवाम उसी दिन गैरत बन जाते हैं। और इसी तरह उसने जो पॉलिसी की बात की अवाम के हवाले से कि हमने अपने लोगों पे भारी को जायज़ करार दिया है, हमने इजाज़त दिया, लिहाजा ये तो हमने पहले भी इसकी मजम्मत की है और आइंदा के लिए भी मजम्मत करेंगे। और उसने भी ये वादा किया कि हम ये इजाज़त नहीं देंगे। तो ये सच्ची बात है, अच्छी बात है। इस जंग से कबाइल मुतासर होते हैं, तो जो उसकी अच्छी बातें हैं हम तो पहले भी उसकी हिमायत करते हैं, बाद में बनेंगे। अच्छी बातें हैं उनकी पहले भी हमायत करते हैं और आज ओपोजिशन अरकान भी डेस्क पे हाथ मारकर खान साहब को दाद दे रहे थे कि जो तकरीर वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। आज प्रोग्राम में ये जिक्र करेंगे खान साहब की तकरीर से पहले अवान में जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आमने सामने आए। इन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। दोनों के दरमियान वो जो अल्फाज की जंग है वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर डिबेट करेंगे। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जी, मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से थे, जब
कोने में खड़े होते थे और भिड़कियां खाते थे। मैं उनको तब से जानता हूँ, मैं इनको भी जानता हूँ, उनके बाबा को भी जानता हूँ, ये मुझे क्या जानते हैं। रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को आईएसआई को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। आपके सामने सच नहीं करा रहा हूँ, यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की। कम से कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो ना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो। ये दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला है और माजी की कुछ यादें इन्होंने एक दूसरे को दिलाईं। हम इस पर बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ज़रूर यहाँ पे अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा वो अमेरिका के हवाले से। खान साहब ने इस बयान में अपना अमेरिका को जो अमेरिकन पॉलिसी है टूवर्ड्स पाकिस्तान उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने हमारी कुर्बानियों को एक्सेप्ट नहीं किया। 70,000 जानें हमने गंवा दी, हमने अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर गंवाया, लेकिन अमेरिका की जानिब से डू मोर की सदा आती रही और हमें इस बात पर अप्रिशिएट कभी भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा अब हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है इस हवाले से। हमने जब कहा है कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे, बल्कि मैं उल्टा उस एंकर से सवाल करना चाहता था कि आपने इन रिटर्न हमारे लिए क्या किया है। उन ड्रोन अटैक की बात की और उसमें माजी की जो हुकूमतें हैं उनको भी उन पर भी नुक्ताचीनी की, उनको क्रिटिसाइज़ किया कि आपकी किस तरह की पॉलिसी थी कि एक तरफ हुकूमत के होते हुए ड्रोन अटैक हो रहे थे, हमारे अपने पाकिस्तानी मारे जा रहे थे और उसकी रिटेलिएशन में जिनकी फैमिली पे वो ड्रोन अटैक होता था वो जाके पाक फ़ौज को मारते थे। तो ये कैसी पॉलिसी थी? हमने कुछ अदादो शुमार निकाले हैं, इस पर आपके साथ शेयर कर देते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं। अगर 2010 की बात की जाए तो ये पीक टाइम पीरियड था। मैं चाहूँगा कि वो ग्राफ शेयर करें प्रोड्यूसर साहब अगर हमारे पास है तो। इसमें हमने देख सकते हैं आपके 128 ड्रोन अटैक हुए हैं 2010 में, 2009 में ये 54 हुए हैं और 2011 में 75 हुए हैं। 2019 में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते रहे। ये ड्रोन अटैक क्यों हैं इन पर भी आज बात करेंगे। खान साहब तो इसे बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी है इस हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके सामने खान साहब की तकरीर के अहम नुकात, इसके साथ वज़ीर ख़ारजा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान नोक झोंक तल्ख जुमलों का तबादला सामने रखा। अब इस पर बात करेंगे, इस पर डिबेट करेंगे। हमें नदीम कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्राम यू नदीम साहब, बड़ी ज़बरदस्त आज, बड़ी बैलेंस्ड, बड़ी कंपोज और ऐसी तकरीर जो कि आपके नाक़िदीन ने भी जिसकी हमायत की। और आप अगर बात करें जमीयत उलमा इस्लाम के, बहुत कम ऐसे स्टांसेस हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा भी कह रहे हो कि जो गैरत की बात की है, जो कबायली स्ट्रक्चर और ड्रोन हमलों की बात की है, वो बड़ा बुनियादी स्टांस है और हम उस पर सपोर्ट करते हैं। बाकायदा तौर पर देखा गया कि आज डेस्क बजा रहे थे ओपोजिशन के अरकान। तो सर पॉलिसी स्टेटमेंट भी दे दिया अख़वान उमूर के हवाले से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह हमारे देखिए कमर, मैं आपको एक अर्ज करूं, हमने देखना ये है जब कोई बात कर रहा होता है तो उसकी कमिटमेंट अपनी कौम के साथ क्या है और वो पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहा है। मैं समझता हूँ यही किसी उस लीडर की गुफ्तगू हो सकती थी जो सही मानों में प्रो पाकिस्तानी है। मैं किसी की पाकिस्तानियत पर ना शक कर रहा हूँ, ना किसी पर इल्जाम आयद कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ सच जब मुंह से निकलता है, जब इंसान के जहन में ये टारगेट होता है कि उसने अपनी कौम को आगे लेकर बढ़ना है, उसने अपनी कौम को लीडर पोजीशन में लाना है, लीडिंग पोजीशन में लाना है, तो फिर मुखालिफ भी उसकी इस बात पर ना सिर्फ उसको पजीराई देते हैं
हालांकि हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। मैं समझता हूँ आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सही मानों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की उस रूह और फिक्र के मुताबिक कि पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरी रियासत है, जिसका अपना आइन है, जिसका दुनिया के साथ चलने का अपना तरीकाकार है। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो इज्जत के साथ जीना चाहती है और ये समझती है कि दूसरों को भी इज्जत के साथ जीने का हक है। कुरैशी साहब, मैं बिल्कुल आपसे स्टार्टिंग रिमार्क्स मैंने ले लिए हैं। इस स्पीच पे थोड़ी सी बात करके ओपोजिशन से क्या वो भी सराहते हैं इस बात को। आपकी तरफ आऊँगा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाली सिर्फ तकरीरों से बात नहीं बननी, हम इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी देखेंगे, हम परफॉर्मेंस को भी वैल्यूएट करेंगे, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। राय एहसान अफजल साहब, एक तो मुस्लिम लीग नून उस तरह से बजट इजलास में मुतहर्रिक नहीं नज़र आई जिस तरह से पीपल्स पार्टी नज़र आई। दूसरा, आज की स्पीच के हवाले से यू आर वेरी सेंसिबल एंड वेरी सेन पर्सन। आप समझते हैं आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि हम मुल्क की सालमियत पे किसी सूरत नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, ओपोजिशन शुड स्टैंड विद दिस चांस। कंबर, मुझे आपने इंटरप्ट नहीं करना, मैं अपना पूरा मौक़िफ़ देना चाहूँगा इस मामले के ऊपर। देखें, आपको इमरान खान की वो कट्टों और अंडों की स्पीच याद होगी और आपको इमरान खान की जो एक्साइटमेंट थी केकड़ा की कराची कोस्ट में ऑयल निकलने की खुशखबरी सुनाने की, वो एक्साइटमेंट भी याद होगी। बड़ी अच्छी तकरीर तब भी उन्होंने की थी। अभी भी मैं समझता हूँ कि देखें, अभी जो यूएस है ना, जो अमेरिका है, वो वहां अफगानिस्तान में जंग नहीं करने जा रहा, वो वहां से विड्रॉल कर रहा है। वो अफगानिस्तान को छोड़ना चाह रहा है और इतनी जल्दी में है कि जो उसने डेट अनाउंस की कि हम सितंबर में वहां से अपनी सारी फोर्सेस का विड्रॉल करेंगे, उसके बजाय वो जुलाई में ही अपनी फौजों को वहां से निकाल रहा है। तो वहां ये कोई जंग नहीं लगने जा रही। अमेरिका विड्रॉ कर रहा है इस इन कंपैरिजन टू 2001 जब 9/11 हुआ और अमेरिका यहां अटैक करने आ रहा था, अपने कदम जमाने जो अफगानिस्तान से वापस जा रहा है अमेरिका के अंदर। तो मेरे ख्याल से इमरान खान ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो किया। किसने अड्डे मांगे? वो अड्डे मांग ही नहीं रहा और आप इसी चीज पे खुशियां मना रहे हैं कि मैं वो अड्डे जो है वो हमने नहीं देने। वो तो अपने अड्डे छोड़ के जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि फिर दूसरी चीज कि जिस तरीके से कहा कि ये हमारी जंग ही नहीं थी, हम इसको ओनरशिप ही नहीं थी हमारी। देखें राना साहब, अगर वज़ीर आज़म एक स्टेटमेंट दे रहा है कि हम अड्डे नहीं देंगे और वज़ीर आज़म एक उसका डिनाइल भी आ रहा है और उसके हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें भी चल रही हैं कि CIA ने मांगे, डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान से नहीं मांगे होंगे अड्डे? ये एक आप समझें एक बबल बना हुआ है जो कि फजूल में। देखिए, अमेरिका तो अड्डे छोड़ रहा है, अमेरिका अपने अड्डे छोड़ के जा रहा है, अपने अड्डे छोड़ के जा रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरह से उसने अफगान सरजमीन को ऑब्जर्व तो करना है ना, किसी तरह से चेक एंड बैलेंस तो रखना है। दैट इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दे आर आस्किंग कि यहाँ मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी डिमांड है अमेरिका की कि उसने अड्डे जमाने, वो तो विकेट कर रहा है। इट इज इन एग्जिट मोड। तो you are saying that the total story is based on false narration कि ये है ही नहीं ऐसा कुछ। I think मैं आपको कमर बताता हूँ कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो की जा रही है। सर, ये आपकी इत्तला है या फिर ये आपका तज्जिया है? मेरा तज्जिया है कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो की जा रही है। मेरे पास हमें तो ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है फॉर श्योर कि अड्डे मांगे, कहां मांगे, किस अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि हमें अड्डे चाहिए पाकिस्तान से। ये सारी तज्जिया ही चल रहा है ना कंबर, ये इट इज ऑल स्पेकुलेशन और इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन इमरान खान ब्लो करे। अमेरिका तो एग्जिट मोड पे है, वो तो अफगानिस्तान को छोड़ना चाह रहा है, वो इस एरिया से एग्जिट करना चाह रहा है। चलें, ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी बात। तैमूर साहब से जानेंगे। तैमूर साहब, खान साहब आज बल्कि आपसे तो वो भी डिस्कस करना है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, लेकिन वो बाद में डिस्कस करते हैं। तैमूर साहब, मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने खान साहब ने ये जब बात की तो कोट किया बाकायदा कि हम कैसा मुल्क थे कि जो हमने अमेरिका को इजाज़त दी, वो हमारे बंदों पे ड्रोन हमले करता था और जो लोग शहीद होते थे उन ड्रोन हमलों में उनकी फैमिली हमारी पाक फ़ौज से बदला लेती थी और हुकूमत बैठी चुप करके तमाशा देख रही थी। आपका दौर बनता है 2010 के फिगर्स बताते हैं कि 128 ड्रोन अटैक्स जो कि हाईएस्ट नंबर था वो हुए, फिर 2011 में 75 हो गए, लेकिन ओवरऑल टेन्योर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अटैक्स पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं, ड्रोन अटैक।
तो क्या कर रहे थे आप लोग? क्यों इस तरह से बातें नहीं की गई? क्यों इस तरह से खान साहब की तरह स्टेप नहीं लिया गया खुद मुख्तारी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर साहब किस चीज की बात कर रहे हैं और किस चीज पर आप खुश हो रहे हैं? जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की, उस वक्त के हालात क्या थे और आज की सिचुएशन क्या है? उस वक्त जंग पीक पर थी, उस वक्त फसाद पीक पर था, और आज तो फसाद ही खत्म हो गया। जब अमेरिकन ये पूरा एरिया खाली करके जा रहे हैं, अपनी बेसिस खाली करके जा रहे हैं, उनको करना क्या है? तो आज का तो कोई सिस्टम नहीं है। बाकी आपको तो अब मेरे ख्याल से आवाम को परेशान होना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी खान साहब ने कहा है उसका उलट करके दिखाया, और अगर इसका उलट कर गया तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे हमारा और हमारे मुल्क। आपने बातें सुनी नहीं थी? खान साहब ने तो घूमना था जो है साइकिल के ऊपर, 2 पहिए वाली साइकिल पर या ट्राइसिकल पर, तो साइकिल से तो शिफ्ट करके हेलीकॉप्टर पे शिफ्ट हो गए। उनके कुत्ते भी आते हैं, शुरू भी अलग, हेलीकॉप्टर पे पीछे से आके उतरता है। इन्होंने तो यूनिवर्सिटीज बनानी थी, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी थी। कौन से गवर्नर हाउस की भाई दीवार गिरी? इन्हें तो लाखों नौकरियां देनी थी। इन लोगों ने तो स्टील मिल्स के लोगों को भूखा मार दिए, उनसे नौकरियां छीन ली है। इन लोगों ने कौन सी बात पे जो है अमल किया? इन्होंने कहा आके करप्शन खत्म कर देंगे, इसी बात पर अवाम खुश हुई थी। इन्होंने तो 117 से 124वें नंबर पे करप्शन को ले गए। तो आप क्या समझ रहे हैं? ये तो वो लोग हैं जिसने कहा था मैं लोन नहीं लूंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। तो भाईजान खुदकुशी अभी तक तो 3 साल से नहीं हुई। लोन आपने इतने ले लिए कि पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने लोन नहीं लिए। तो ये सब चीजें आपके सामने आज खान साहब ने तैमूर साहब, आज खान साहब ने इसे एड्रेस तो किया। उन्होंने कहा कि मुझे बतौर आपकी कौम रहनुमा, इस कौम का रहनुमा होते हुए, जाते हुए, मांगते हुए शर्म आई, लेकिन ये मांगना पड़ा क्योंकि हम पिछली हुकूमतों ने ये हाल कर दिया था, हमें करंट अकाउंट डेफिसिट से निकलना था। नंबर जितना बेवकूफ पाकिस्तान की अवाम को बनना था ना, वो बन चुकी है। इस सोमानी से हमने कान पकड़ लिए हैं, हाथ बांध दिए कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को इसके हाल पे छोड़ दो। जिसको नया पाकिस्तान चाहिए था, आज वो चिल्ला चिल्ला के रह रहे हैं भाई मुझे अपना वही पाकिस्तान दे दो जो 3 साल पहले तुमने बर्बाद कर दिया था। तो प्लीज मैं अवाम को, अपने व्यूज को सलाह मशवरा दूंगा कि इसकी बातों में आके 1 और 2 का मत। नदीम साहब ये कह रहे हैं, तैमूर साहब कह रहे हैं कि टोटल यू टर्न पॉलिसी है, तो खान साहब ये बयान दें और उसके बाद यू टर्न ले लें, तो हम क्या करेंगे? देखिए जी, तैमूर साहब हो या राना एहसान अफजल साहब हो, इनका तो इलाज मेरे पास नहीं है। अभी तैमूर साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान को करप्शन में 124वें नंबर पर पहुंचा दिया। तो मैं इनकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये खुद भी मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान के 33% 35% हिस्से पर इनकी हुकूमत है, और 18th अमेंडमेंट के बाद जितनी पावरफुल सूबाई हुकूमतें हैं, फेडरल गवर्नमेंट अवामी सतह पर इतनी पावरफुल नहीं है जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो अगर भाई करप्शन के रेट बढ़े तो फिर ये सिंध की वजह से रेशो बड़ी होगी। दूसरी बात ये है कि हमें सर्टिफिकेट इनसे नहीं लेना, क्योंकि ना इन पे अल्लाह ताला ने ये अखलाकी जुर्रत दी है ये किसी और की बात बर्दाश्त करे। इन्हीं का लीडर जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने इसी सिनेरियो में, इसी माहौल में पॉलिटिक्स की थी। हम तो आज दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब की जिंदगी दे, जिस शख्स ने इतनी जुर्रत से उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात की है, जिनके सामने ये लोग, बल्कि यहाँ का तो प्राइम मिनिस्टर मशहूर है कि वहां जाके उनके कपड़े उतार दिए जाते थे। ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त होता है कि नेशनल इश्यूज पर भी ये लोग अपने सियासी तासुब से बाहर आकर बात करने की जुर्रत नहीं कर सकते। ये फरमाते हैं जी सारे यू टर्न लिए हैं। भाई आप तो मुझे बता दें, आप 13 साल से सिंध में हुक्मरान हैं, आपने जो वहाँ दूध और शहद की नहरें बहाई हुई हैं, मुझे भी विजिट करवा दें। मैं भी रुकने असेंबली हूँ। ये राजनपुर के बाद जब कश्मीर में जैसे दाखिल होते हैं तो हैदराबाद तक अंधेरी गलियां, अंधेरे कूचे, टूटी हुई सड़कें, बगैर हॉस्पिटल्स, बगैर एजुकेशन के जो आपने हशरवान लोगों का किया हुआ है। इल्जामात लगाना आसान है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का वो शख्स जिसने इस मुल्क के लिए जदोजहद की, वो ब्यूरोक्रेट, वो सियासतदान, वो मजहबी शख्स, नौजवान, खातून, बच्चा, बूढ़ा, जिसका टारगेट पाकिस्तान की खैरखाई है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की बेहतरी है, आज उसका सर फखर से बुलंद हुआ है। और मैं राना साहब को अर्ज कर दूं, ये खारजा उमूर के ज्यादा माहिर होंगे। अगर अमेरिका का विड्रॉल हो रहा है अफगानिस्तान से, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके इंटरेस्ट यहाँ खत्म हो गए हैं। वो जिस चीज के लिए 15-20 साल या मोर देन 50 ईयर्स ने स्ट्रगल की है, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो अपने तमाम उस इंटरेस्ट को वॉच नहीं करेगा? वो यहाँ से इस तरह से बोरिया बिस्तर उठा के जाएगा। That's the valid point. I also raised this. मैंने राना साहब से इस पे बात की थी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है नाज़रीन। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फिर राना साहब के लिए सवाल रखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे हमारी कौम में, हमारे सियासतदानों में कंसेंसस
क्यों नहीं होता? उस पर क्या पॉलिटिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली में आज जो कुछ हुआ हम वो डिस्कस कर रहे हैं। राना साहब से मैंने सवाल किया तो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से क्या इसमें कंसेंसस होना चाहिए या नहीं, ये भी जानेंगे। और साथ जानेंगे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बजट स्पीचेस और बजट के हवाले से जो ओपोजिशन का मौक़िफ़ था, हम इससे मंजूर होने में रुकावट बनेंगे तो क्यों नहीं उस तरह से पार्टिसिपेशन हुई। 14 अरकान गायब थे, खुद शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, तो क्या वजूहात बनी इसकी? देखिए, सबसे पहले तो जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर डेफिनेटली कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए, तारीख को हमें इतना सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर टीटीपी के नेटवर्क थे, नोगो एरियाज थे, ऐसे इलाके थे जहां आप नहीं जा सकते, लोकल टेररिज्म था। हमने इन सबसे जंग लड़ी और हमने इन सबसे निजात हासिल की। फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस था, प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, वो आपने बॉर्डर फेंसिंग की, हमने फौज का बजट 540 अरब से 1100 अरब के ऊपर किया। तो आज इमरान खान की स्पीच ने बड़ा सिंपली कर दिया कि हम लोग जो है वो अब किसी और की जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मैं एग्री करता हूं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन तारीख को हमें याद रखना चाहिए कि हमने अपने मुल्क से भी दहशतगर्दी का सफाया किया। टीटीपी का बहुत बड़ा नेटवर्क था, उससे हमने निजात हासिल की। तो बिल्कुल कंसेंसस होना चाहिए, और कंसेंसस तभी होता है जब आप सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल पे बुलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और डिबेट कराते हैं। अब आपका सवाल कि ये हमने बजट के ऊपर जो है हम इतने मुतहरक नहीं थे, नहीं, मैं नहीं समझता। हमने बजट के ऊपर अपनी कट मोशंस भी पेश की, अपनी अमेंडमेंट्स भी पेश की, और उसके अंदर हमारी मेरे ख्याल से जो है वो तकरीबन 30 अमेंडमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट भी हुई, जो 6 क्लॉजेस के अंदर हमने बजट के अंदर पेश की। आखिरी दिन जो था वो बिल्कुल अटेंडेंस थोड़ी शॉर्ट थी। एक जो हिज़्ब इख्तिलाफ हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके बहनोई की डेथ हो गई थी। बाकी हमारे कोई 10-12 MNAs जो थे वो एब्सेंट थे। खाकान अब्बासी साहब को नायब ने बुलाया हुआ था, लेकिन देखें जो फाइनेंस बिल था वो पास होना सर, था। इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी तनकीद की है कि आप लोग हमें लगा के ये करना है और खुद गायब हो गए। बिल्कुल बेहतर होता कमर के अगर हमारी अटेंडेंस पूरी होती, और होनी चाहिए थी, इस चीज को मैं तस्लीम करता हूं। लेकिन फिर भी पार्लिमानी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो ऑपोजिशन है उसके नंबर कम थे। अगर हम लोग सारे मिलके आ भी जाते, क्योंकि अफ्तर मेंगल साहब भी नहीं आए थे, और राजा साहब ये जो ओपोजिशन को दावत दी गई है इंतखाबी इस्लाहात की, मुस्लिम लीग नून के बड़े इस पे एतराज़ात थे। अब तो बाकायदा उन्होंने कहा हमारे साथ बैठ जाएं और करें बातचीत, अगर आपको EVM पे इतराज़ है तो। देखिए, अच्छी बात है, बातचीत से ही मामला आगे बढ़ेगा। और हमने कोई 45 के करीब अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं जो पार्लियामेंट की नेशनल असेंबली की कमेटी थी उसमें सबमिट कराई हुई थी, लेकिन उनको ना देखा गया, ना उन पे कोई डिस्कशन की गई, ना उनको जो है वो अपनी जब इन्होंने बिल पास किया अभी नदीम साहब से इसका आंसर ले लेंगे। पहले मैं तैमूर साहब की जानिब बढ़ूंगा। तैमूर साहब, मुझे ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान जो कुछ हुआ, और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब पे ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो अपने दुनिया में जाकर, बैरून मुल्क दुनिया में जाकर स्ट्रगल सिर्फ अपने PM-शिप के लिए कर रहे थे। तो आप तो पार्टी में आप बड़े एक मुतहर्रिक और आप कह सकते हैं बड़ी आपकी एक अपनी जगह है, तो क्या वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसा कहते थे? पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब से पहले हमारे जो दूसरे कुरैशी साहब बैठे हैं उनकी बात का मैं जवाब दे दूं। मेरे ख्याल से ये शायद बड़े अरसे से सिंध के सूबे में आए नहीं है, तो मैं इनको दावत दूंगा ज़रा आके कराची की विज़िट करें, अंडर पासेस देखें, फ्लाईओवर ब्रिजेस देखें। आपके KPK और बलूचिस्तान से 90,000 लोग एक साल में हमारे से सिंध के हेल्थ सिस्टम से इलाज करवा के गए हैं, तो ज़रा आके घूम के जाएँ। आज थर के इलाके से बिजली पैदा हो रही है जो नेशनल ग्रिड में जा रही है, तो ये सारा मुराद अली शाह साहब ने काम किया है सिंध का। आपका पंजाब बहुत पीछे है,
आपके तो सारे MPs रो पीट रहे हैं कि इस बोझदार को हटा दो, और यहाँ पे सब दुआएं दे रहे हैं कि मुराद अली शाह को किसी भी हाल में ना हटाएगा। तो ज़रा हकीकताना बात करनी चाहिए। इस किस्म की बातें मेरे ख्याल से सूट नहीं करती। सिंध का जो GDP है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है, आपकी किताबों में फेडरल गवर्नमेंट की लिखा है कि हाईएस्ट GDP जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सिंध का सूबा प्रोड्यूस कर रहा है, और पॉवर्टी 3 सूबों में ख़त्म हुई है। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी गिरी है सिंध के अंदर 7.6%, बाकी सब में उससे बहुत कम गिरी है, और सबसे ज़्यादा KPK में बढ़ी है। वाहिद सूबा है जहाँ पे 8.5% पॉवर्टी बढ़ी है। ये PITB के आपके अपने फिगर्स हैं, मेरे नहीं हैं। आ जाते हैं कुरैशी साहब पर, शामूद कुरैशी साहब पर। तो कुरैशी साहब ने मेरे ख्याल से उनको हक नहीं बनता था जिसकी पार्टी में रहे हैं, जिन्होंने GA भुट्टो GA जरदारी के नारे मारे हों आके और हिट करें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, इनको इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। एक ज़माना था बड़ी अच्छी और मैच्योर सियासत करते थे शामूद कुरैशी साहब, पर अब शायद मिलकर उनको भी वही फॉलो करना पड़ता है जिस तरह बाकी इमरान खान इनकरेज करते हैं कि गालम गलोच की सियासत करो, किताबें उठा के सर पर मार दो। ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखा दी शामूद कुरैशी साहब को भी। और मेरे ख्याल से शामूद कुरैशी साहब को बिलावल भुट्टो साहब से बात करने से पहले वो मेरे ख्याल से बात करें मेरे साथ और मेरे वालिद नवाब यूसुफ तालपुर के साथ। हमने इनको 70,000 वोट की लीड से गिराया है। उस इलाके की बात करो, उमरकोट की, जहाँ पे हर बंदा उनका मुरीद है, इनके मुरीद ने इनको रिजेक्ट किया है। तो ये हम पीपल्स पार्टी वर्करों से बात करें, ये इतना ऊपर लीडरशिप पर अटैक ना करें तो बेहतर है। और मेरी उनको एडवाइस होगी कि आगे के लिए भी ऐसी कोई बात ना करें जिसके ऊपर आपको आवाम से और हम नुमाइंदों से कोई ऐसा रिस्पांस मिले जो आपसे बर्दाश्त के लायक ना रहे। नदीम साहब, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? मैं तालपुर साहब की जज्बाती अंदाज तखातुब पर इनका ज़ाहिर नवाब साहब हैं, इनका मिजाज है। एक तो वो सियासत में हार जीत हो जाती है। ये उमरकोट के रिहायशी हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान के रिहायशी हैं। मुल्तान से जाकर मुकाबला करना, चूंकि इंटीरियर सिंध में तो किसी की जरूरत भी नहीं है कि उस वडेरा कल्चर के खिलाफ स्टैंड ले सके। जहां तक आज की बात है, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं किसी जाती उससे हटकर अब बात करूंगा कि मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ बिलावल भुट्टो साहब का अंदाज तखातुब देख के, उनकी गुफ्तगू का और उनका तर्ज अमल और उनकी बॉडी लैंग्वेज। मतलब क्या एक गुफ्तगू है एक उस शख्स की जो इतनी बड़ी एक लीडर का बेटा है। ठीक है, बाप के हवाले से बहुत सारे स्कैंडल्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाएगी तो जरदारी साहब के साथ जो चीजें आएंगी वो ना मैंने लिखी है ना आपने, वो तो इंटरनेशनल मीडिया भी कहता रहा। लेकिन बेनजीर भुट्टो के साथ 12 लोगों का एहतराम का और इज्जत का हमेशा रिश्ता रहा। तो आज बिलावल भुट्टो ने बड़ा मायूस किया पूरी कौम को। लोग इस नई यंग लीडरशिप में ये समझते हैं कि शायद आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए बड़ा रोल प्ले करेंगे, लेकिन उनके लहजे से, उनकी गुफ्तगू से मुझे लगता था कि कोई स्ट्रीट बॉय बात कर रहा है, कोई ऐसा सियासतदान बात कर रहा है जो किसी यूनियन काउंसिल की सतह पे रहा है। मतलब जी हमारी मिन्नतें किया करते थे कि गिलानी साहब को हटाकर मुझे वजीर आज़म बना दे, हमने इनकी वजारत से इनको निकाल दिया, इमरान खान इनका मोबाइल फोन चेक करवाए। ये जब जिस जान नेशनल लीडरशिप का ये लेवल होगा, यही बात है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग स्ट्रगल नहीं करते, जो सोने के चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं, जो लोग ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं, जिनको ना जून के 48 टेम्परेचर का पता, जिनको ना सर्द रातों में उस काश्तकार की पानी लगाने की, आपाशी करने की, इरिगेशन करने की खेतों में तकलीफ का पता, जिनको ना ये पता कि कोई मजदूर कैसे सारा दिन तगारी उठाकर 400-500 रुपए कमाता है, जिन्होंने सरे महल बनाए हो, जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस बाहर सेट किए हो और जो सिर्फ लोगों पर रूल करने के लिए पैदा किए आए हो, उनका लहजा इसी तरह का होता है। मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी का उन्होंने हमेशा कुरैशी साहब जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ 2 मिनट। मैं समझ गया हूँ आपसे। एक बड़ा ज़रूरी सवाल ये है कि ये जो राना साहब ने बात की है कि हम बैठने को तैयार हैं, हमने 45 रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। अगर खान साहब ने भी आज बड़ा वेलकमिंग जुमला कहा है कि हम ओपोजिशन की जो रिकमेंडेशंस हैं या ओपोजिशन कोई तजवीज़ करती है इससे बेहतर सोल्यूशन, तो हम उस पर बात करेंगे। तो ये बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली में ये मामला तय हो जाएगा अगले आने वाले इंतखाबात से पहले? देखिए, मैं समझता हूँ अब हमारी अपोजिशन की और हमारी, देखिए सदा बादशाही अल्लाह ताला की है, इक़्तिदार सदा किसी के साथ नहीं रहता। ये वक्त होता है, चीजें बनती हैं तो आने वाली नस्लें उनका फायदा उठाती हैं। हमने हर उस इंतखाब को जिसमें कोई भी जमात हारती है, मैंने तो हमेशा ये देखा 85 के बाद जितने इलेक्शन मैंने देखे, जो इंतखाब हारी है उसने इल्जाम लगा दिया, बल्कि PMLN का तो खासा रहा, इन्होंने तो हमेशा
इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा को सिक्योरिटी रिस्क, आसिफ जरदारी साहब को इंडियन एजेंट और एतजाज अहसन साहब पर सिखों की फहरिस्तें फराहम करने जैसे मामला इलेक्शन इंतखाब हारने के बाद लगाए। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा मौका है सब लोगों के लिए कि सब लोग बैठें, बात करें, पार्लियामान को मजबूत करें। लफ्जों से पार्लियामान मजबूत नहीं होगी। ये जमहूरियत सिर्फ मेरी जात के बेनिफिट का नाम जमहूरियत नहीं है। बेनिफिट इस बात का है कि कौम को, आने वाली नस्लों को बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात की कुरैशी साहब आपने। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। एंडिंग नोट यही है कि अगर ये मिलकर जिस तरह खान साहब ने कहा है आज, और बड़ा वेलकमिंग रिमार्क्स के तौर पे स्टेटमेंट को देखा जा रहा है कि ओपोजिशन भी अगर साथ बैठे और हम ये एक तरीक़ाकार तय कर लें कि अगले इंतखाबात में धांधली का रोना नहीं रोना, तो मुल्क को एक बेहतर समत जो है गामजन भी हो जाएगा और हम आगे लेके चलने में कामयाब हो जाएंगे। कंबर सैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।